चौखंबा की इस खास सीरीज की हम बात करेंगे मौसम की। नमस्ते, मैं हूं राजेश टोबरियाल। उत्तराखंड के लिए साल 2024 मौसम की अनिश्चितताओं से भरा रहा। सूखी सर्दियों ने जहां जंगल में आग की घटनाओं को बढ़ाया, वहीं मॉनसून में भारी बारिश से केदारनाथ जैसी आपदाएं पैदा हुई, जिससे एक बार फिर 2013 की याद आ गई। पहाड़ों का दरकना और भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें तो बढ़ाई ही, राज्य में इस साल भी जलवायु परिवर्तन के असर स्पष्ट तौर पर देखे गए। इसका सीधा असर लोगों के जीवन और उनकी आजीविका पर पड़ा। विशेषज्ञ राज्य में जलवायु परिवर्तन के असर को समझने, उसका डाटा तैयार करने और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि इस पर ठोस कार्रवाई की जा सके। मोहन सिंह उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी के सुखी गांव के सेब बागवान हैं। उन्होंने अपनी डायरी में साल दर साल लगभग 2745 मीटर ऊंचाई पर स्थित अपने इलाके में होने वाली बर्फबारी का रिकॉर्ड दर्ज किया हुआ है। बर्फ उनके बगीचों की सेहत और परिवार की आमदनी के लिए बेहद जरूरी है। वो कहते हैं कि ये आंकड़े सरकारी फाइलों में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये हमारी जिंदगी की सच्चाई बताते हैं। मौसम की अनिश्चितता इन लोगों के लिए हर साल एक नई चुनौती लेकर आती है। मोहन सिंह की डायरी में दर्ज है कि 12 दिसंबर 2023 और 17 जनवरी 2024 को सिर्फ 2-2 इंच बर्फ गिरी थी, जो बहुत कम थी। वो कहते हैं कि इससे तो मिट्टी भी गीली नहीं होती। हालांकि 31 जनवरी से 5 फरवरी तक अच्छी बर्फ गिरी। इसके बाद 19 फरवरी से 4 मार्च तक रुक रुक कर बर्फ गिरती रही, लेकिन फरवरी में दिन लंबे होने लगते हैं और तापमान बढ़ जाता है। इससे बर्फ जल्दी पिघलती है और पहाड़ की ढलानों में बह जाती है। वो मिट्टी में नहीं समा पाती। मोहन सिंह कहते हैं कि यही बर्फ अगर दिसंबर जनवरी में गिरी होती तो धरती और बगीचे दोनों को ज्यादा फायदा होता। बर्फ न गिरने से उनकी फसल और आजीविका दोनों प्रभावित हो रही हैं। किसानों का एक तो उत्पादन खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, और उसका जो उत्पादन हो भी रहा है उसके क्वालिटी के ऊपर असर पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, तो वहीं पे जो है अर्निंग उनकी कम हो जाएगी, क्वालिटी खराब होगी, रेट कम मिलेगा। अब क्वालिटी खराब कैसे होगी? या तो इंसेक्ट आ जाएगा या फंगस आ जाएगा, तो उससे क्वालिटी खराब हो जाती है। मोहन सिंह के साल के नोट्स की पुष्टि मौसम विभाग के आंकड़ों से भी होती है। जनवरी 2024 में उत्तराखंड में सामान्य से 99% तक कम बारिश हुई। साल 2024 उत्तराखंड के लोगों के लिए बदलते मौसम और उससे पैदा हुई चुनौतियों से जूझते हुए बीता। पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ता तापमान, समय पर बारिश बर्फबारी न होना और बढ़ती तीव्र मौसमी घटनाएं। इस पर हमने बात की देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र में मौसम विज्ञानी रोहित थपलियाल से। मॉनसून से पहले और मॉनसून के बाद के मौसम में उतार चढ़ाव अधिक देखने को मिला है। इस दौरान तापमान काफ़ी अधिक रहा और बारिश बेहद कम हुई। जनवरी में बर्फ़ कम गिरी। मई जून के महीने में प्री मॉनसून बारिश नहीं होने से तापमान अधिक रहा, जबकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की 21 तारीख तक सामान्य से 90% तक कम बारिश बर्फबारी मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल राज्य में कुछ जगहों पर अब तक का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पंतनगर में 30 मई को 42.4 डिग्री, 31 मई को देहरादून में 43.2 डिग्री, जौलीग्रांट में इसी दिन 43.6 डिग्री और रुड़की में 17 जून को 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो अब तक का अधिकतम है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक साल 2024 पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक का सबसे गर्म साल रहा। समुद्र का तापमान बढ़ने, अंटार्कटिक की समुद्री बर्फ रिकॉर्ड दूसरे निचले स्तर पर रहने और ग्लेशियरों के पिघलने के साथ पिछला दशक आधिकारिक तौर पर अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है। तीव्र मौसमी घटनाएं भारी आर्थिक और मानवीय क्षति की वजह बन रही है। वनाग्नि के लिहाज से यह साल बेहद घातक साबित हुआ। साल की शुरुआत बर्फबारी से नहीं बल्कि जंगल की आग की सूचनाओं से हुई।
भारतीय वन सर्वेक्षण के मुताबिक साल 2023-24 फायर सीजन, जो 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक माना गया, में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फायर अलर्ट्स जारी किए गए, जो 20,000 से भी अधिक थे। फरवरी से अप्रैल के बीच राज्य में वनाग्नि की घटनाएं पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी रही, जबकि नैनीताल में 5 गुना तक अधिक। मई जून तक भी जंगल धधकते रहे। साल की शुरुआत में जब बागवान बर्फ का इंतजार कर रहे थे, तापमान बढ़ने से राज्य के जंगल धधकने लगे थे। सर्दियों से सुलग रही जंगलों की आग गर्मियां आते आते जानलेवा हो गई थी। 13 मई को अल्मोड़ा जिले के बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य में भीषण आग लगी थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम भी वनाग्नि की चपेट में आ गई। इस दुर्घटना में 4 वन कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुरी तरह से झुलसे 4 अन्य वन कर्मियों में से 2 की अस्पताल में इलाज के दौरान जान गई। ये खतरा तब और बढ़ गया जब ये आग जंगल से सटे गांवों और खेतों तक पहुंचने लगी। 5 मई को पौड़ी में थापली गांव में खेतों की तरफ बढ़ रही जंगल की आग से अपने घास के ढेर को बचाने पहुंची 65 साल की महिला की झुलसने से मौत हो गई। साल 2024 में उत्तराखंड के लगभग 1772 हेक्टेयर वन क्षेत्र में आग लगी। यह क्षेत्र नैनीताल क्षेत्र से क्षेत्रफल में लगभग 1.5 गुना बढ़ा है। इस साल वनाग्नि की घटनाओं में अब तक सबसे अधिक 12 लोगों ने जान गंवाई। शुष्क सर्दियों और वनाग्नि को भले ही आप जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखें, लेकिन वन विभाग ऐसा नहीं मानता। इस पर बात करने पर प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन कहते हैं, यह सही है कि इस साल उत्तराखंड में जंगलों में भीषण आग लगी। अक्सर ये देखा जाता है कि जब मौसम में थोड़ा भी बदलाव होता है तो उसे तुरंत जलवायु परिवर्तन से जोड़ दिया जाता है। इस साल की शुरुआत में एक लंबा अंतराल बिना बारिश का तकरीबन सूखा रहा, जिसके कारण भीषण वनाग्नि की घटनाएं हुई। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस साल ड्राई स्पेल का कारण जलवायु परिवर्तन था, और ना ही मैं ये मानता हूँ कि जंगलों में लगने वाली आग को सीधे जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जाना चाहिए। ऐसे संबंधों को स्थापित करने के लिए दीर्घकालिक अध्ययन आवश्यक है। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ वन विभाग की मदद के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत वायुसेना ने मोर्चा संभाला। मिग विमानों ने जलते जंगल पर पानी उड़ेला, लेकिन ये आग मॉनसून की बौछारों के साथ ही बुझी। बारिश ने जंगल की बेकाबू आग को तो शांत किया, लेकिन पहाड़ों का दरकना शुरू हो गया। बागवान मोहन सिंह कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में बारिश का पैटर्न भी बदल गया है और इसकी वजह से खतरा भी बढ़ गया है। ये बारिश का कब से हुआ है? ये 2006-07 के बाद जो है ना, हाँ, ये बहुत ज्यादा बारिशें शुरू हुई है। उससे पहले जो बारिश होती थी यहाँ पे ना, वो एक फुहारे के टाइप में होती थी। हाँ, बहुत कम, मतलब ये है कि बारिश अगर ऊपर गिर भी गई, हम जा रहे हैं तो हमें ये नहीं महसूस होता कि बारिश हो रही है, केवल एक भीग तो रहे हैं, लेकिन वो तेजी से नहीं, है ना। अब तो इतनी तेजी बारिश होगी, नंगा सिर होगा तो उसमें भी दर्द होता है जब बारिश की बूंदें लगेंगी सिर पे। तो कहने का मतलब जो नीचे जो बारिश होती है मैदानी क्षेत्रों में, जैसे अभी देहरादून जैसी जगह में या उन जगह जो बारिश, क्योंकि वहां पे बहुत मोटी बारिश होती थी, यहाँ नहीं होती थी, लेकिन आज जो वहां बारिश हो रही है वो सेम ऐसे भी यहाँ भी हो रही है। मतलब जो आप ये क्लाउड बर्स्ट वाला सुनते हैं ना, तो वही चीज है। कभी कभी तो हमको लगता है कि अगर ऐसी बारिश 1-2 घंटे 3 घंटे चली तो ये है कि बहने का भी डर हो जाता है। केदारनाथ में मानसून में हुई बारिश मोहन सिंह की बात की तस्दीक करती है, जिसके चलते एक बार फिर साल 2013 की आपदा जैसे जख्म ताजा हो गए थे। 31 जुलाई के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। 24 घंटे में सामान्य से 145% अधिक बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक केदारनाथ के पास सोनप्रयाग में 1 घंटे में करीब 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। संवेदनशील पहाड़ों पर इतनी बारिश भी घरों गांवों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अचानक आई तेज बारिश से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बादल फटने जैसे हालात पैदा हो गए और लिंचौली से भीमबली के बीच पुल सड़कें टूट गए, दुकानें बह गईं और मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। जिस समय ये बारिश हुई
धाम में हजारों की संख्या में तीर्थयात्री थे, लेकिन इनकी ठीक ठीक संख्या कहीं दर्ज नहीं थी। गौरीकुंड से भीमबली के बीच और रामबाड़ा से केदारनाथ के बीच टूटे रास्तों में बड़ी संख्या में घोड़े खच्चर फंस गए थे। केदारनाथ धाम जाने का पैदल मार्ग पूरी तरह बह गया था। भारी बारिश के बीच धाम में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए शुरू किए गए रेस्क्यू अभियान के साथ ही निकाले जा रहे यात्रियों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती रही। कुछ 100 यात्रियों के अनुमान के साथ शुरू किया गया रेस्क्यू अभियान 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ खत्म हुआ। एक बार फिर सेना को कमान संभालनी पड़ी थी। इस आपदा में 12 लोगों की मौत, 3 के घायल होने और 20 लोगों के लापता होने की आधिकारिक सूचना दर्ज की गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल के मॉनसून में प्राकृतिक आपदाओं के चलते 15 जून से 24 सितंबर के बीच 76 मौतें हुई, 37 लोग घायल हुए और 23 लोग लापता हो गए। इस दौरान करीब 1700 घरों को नुकसान पहुंचा और करीब 100 घर पूरी तरह से ढह गए। देहरादून स्थित संस्था सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज SDC फाउंडेशन ने उत्तराखंड आपदा एवं दुर्घटना विश्लेषण पहल UBAAI यानी उदय शुरू की है। इसके तहत हर महीने राज्य में प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं का ब्यौरा दिया जाता है। SDC के संस्थापक अनूप नौटियाल कहते हैं कि दुर्भाग्य से सरकार और सरकारी मशीनरी का ध्यान सिर्फ राज्य को मिलने वाली योजनाओं की धनराशि पर ही केंद्रित रहता है। प्राकृतिक आपदाओं के चलते होने वाले नुकसान को कहीं दर्ज नहीं किया जाता, जो कई बार इन परियोजनाओं के बजट से बहुत ज्यादा हो सकती हैं। वो हिमाचल का उदाहरण देते हैं। मैं ये आपको कह रहा था कि ये लॉसेस का तो कहीं क्वांटिफिकेशन नहीं हो रहा ना। तो खाली एक ही चीज देखी जा रही है कि भाई 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया, 2000 का आ गया, लेकिन जो लॉसेस हो रहे हैं भाई, मैं 2023 का ही अगर आप देखो, जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, वहां की सरकार ने ये बोला कि भाई हमारा उस मानसून में 12,000 करोड़ का नुकसान हो गया, 12,000 करोड़ का। अब आप अगर इसको समझना चाहें कि 12,000 करोड़ कितना होता है, तो ये उतना ही होता है जितना कि पूरा चारधाम ऑल वेदर परियोजना का बजट है। कहने की बात यह है कि एक राज्य के एक मानसून में इतनी क्षमता और इतनी ताकत है कि वो पूरा 5, 6, 7 साल का एक 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो एक मानसून निकल सकती है। तो भाई आपको लॉसेस को भी तो फैक्टर इन करना पड़ेगा ना। आप तो जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में हो, कहीं आपकी जीडीपी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। नौटियाल कहते हैं कि इसके बावजूद नेता और नीति निर्माता जलवायु परिवर्तन की अनदेखी कर रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास अकेले 29 विभागों का जिम्मा है और इनमें से एक पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन विभाग भी है। नौटियाल कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन को एक राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने की जरूरत है। पहली चीज तो क्या है कि जब तक वो डीपली आपके इनग्रेन्ड नहीं होगा पॉलिटिकल लीडरशिप में ना, भाई क्लाइमेट भी तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि क्लाइमेट जो वैश्विक स्तर पर भी, तो जब क्लाइमेट को हम पॉलिटिक्स के साथ जोड़ते हैं, तो उत्तराखंड राज्य में भी हमें क्लाइमेट को राजनीति के साथ में जोड़ने का समय आ गया है अब ना। मतलब उसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और पॉलिटिकल विल नहीं होगी, है ना, तब तक हालात और मतलब, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो और एक्यूट हो रहा है ग्लोबल लेवल पर। और यहाँ पर क्या है, तो क्योंकि मल्टीपल चीजें हो रही है ना, तो ग्लोबल लेवल पर वो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी ना अंडरस्टैंडिंग है। जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उसकी विल ही नहीं है कुछ करने की, तो क्लाइमेट चेंज को उत्तराखंड में एक राजनीतिक मुद्दा बनना पड़ेगा। एक बात तो मोटी मोटी हम यहाँ से शुरू करते हैं। भूवैज्ञानिक और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक रहे डॉक्टर पीयूष रौतेला को भी लगता है कि सरकार को जलवायु परिवर्तन को लेकर ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। डॉक्टर रौतेला कहते हैं कि कोई भी योजना बनाने से पहले और अध्ययन किए जाने और विश्वसनीय डाटा जुटाए जाने की जरूरत है। पहले तो the government on its part should undertake some serious studies to assess the impact.
क्योंकि अभी हमारे पास जो भी मैं बात कर रहा हूँ या आप बात कर रहे हैं, वी डोंट हैव सब्सटेंटिव डाटा टू से सब्सटेंशिएट अवर थिंग्स फुली. अगर हमारे पास अच्छा डाटा होगा तो वी कैन से हैव अ से आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. आज हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिहाज से कुछ नहीं है. एक सवाल के जवाब में डॉक्टर रौतेला ये भी कहते हैं कि भूस्खलन बढ़ने का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन के बजाय सड़कों के लिए पहाड़ को काटने से है. जहां तक लैंडस्लाइड की अगर आप बात करें तो लैंडस्लाइड्स आर पिछले 2-3-4 सालों से इसलिए हमें ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि रोड वाइडनिंग हो रही है. ऑल द जितने भी लैंडस्लाइड हैं उत्तराखंड के अंदर ऑलमोस्ट 90% आर अलोंग द रोड. 90 से ज्यादा ही होगा. We have done a study, we have done in Rudraprayag and Chamoli districts, almost 95% of the landslides were along the roads. पर्यावरणविद रवि चोपड़ा साल 2013 में केदारनाथ आपदा और राज्य की चारधाम परियोजना से संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे. उन्हें भी लगता है कि जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों को लेकर सरकारों का रुख ठीक नहीं है. वो कहते हैं, जलवायु परिवर्तन को सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने का बहाना बनाती है और इससे निपटने की तैयारी बड़े अजीब ढंग से कर रही है. अपनी बात को समझाते हुए डॉक्टर रवि चोपड़ा हिमालय क्षेत्र में बढ़ती ग्लेशियर झीलों और उनके टूटने के खतरों का उदाहरण देते हैं. ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF की संभावना बढ़ रही है. जब इस खतरे को पहचाना जा चुका है तो भविष्य में घाटियों को सुरक्षित करने के लिए तत्काल कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे. टिहरी में खातलिंग ग्लेशियर में बन रही झील से भिलंगना घाटी पर खतरा बढ़ रहा है, तो हमें इसके लिए आज से ही तैयारी करनी चाहिए. झील के अध्ययन और 1 घंटे पहले चेतावनी देने वाले अर्ली वार्निंग सिस्टम से हम क्या सुरक्षा करेंगे. घाटी के गांव वालों से बातचीत शुरू करनी चाहिए. अगर उन्हें विस्थापित करने की ज़रूरत है तो इस पर काम शुरू हो जाने चाहिए. हम इंतज़ार क्यों कर रहे हैं. इस साल मॉनसून के दौरान राज्य में कुछ चौंकाने वाली घटनाएं दर्ज हुई, जिन्हें जलवायु परिवर्तन और बदलते मौसम के स्पष्ट प्रतीक के रूप में देखा गया. अगस्त के तीसरे हफ्ते में पिथौरागढ़ में धारचूला विकासखंड की व्यास घाटी में समुद्र तल से करीब 5,900 मीटर ऊंचाई पर स्थित ओम पर्वत पर बर्फ से बनी ओम की आकृति हट गई. स्थानीय लोगों ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की. घाटी के लोगों के मुताबिक पहली बार ओम पर्वत को बिना बर्फ के देखा गया. हालांकि तकरीबन 1 हफ्ते बाद बर्फबारी के साथ पर्वत की चोटियां फिर बर्फ से ढक गईं. इस घटना को हिमालय ग्लेशियर पर बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के संकट के तौर पर देखा गया. लगातार बारिश के बीच 27 अगस्त की रात उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत से भूस्खलन शुरू हुआ और इसकी घाटी में बसे आवासीय क्षेत्र को रातों रात खाली कराया गया. करीब 20 साल पहले सितंबर के महीने में वरुणावत अचानक धंसने लगा था. इस दुर्घटना में 360 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह या आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुई थी. वरुणावत की तलहटी में बसे उत्तरकाशी के लोगों को एक बार फिर उसी संकट का आभास होने लगा था. सितंबर के महीने में भूस्खलन के मलबे से पटी और आकार में सिकुड़ी रूपकुंड झील की तस्वीरें सामने आईं. चमोली में मां नंदा देवी लोकजात यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के जत्थे ने मलबे और पत्थरों से सिकुड़ी रूपकुंड झील में आए इस बदलाव को देखा और इसकी सूचना दी. वैज्ञानिकों को यह आशा करना नादानी लग सकता है कि आने वाले साल में मौसम बेहतर होगा या जलवायु परिवर्तन थम जाएगा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है. हम ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से, समाज के तौर पर और हमारी सरकार भी ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करेंगी और सब मिलकर ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि विकास की दौड़ अंधी ना हो, हम प्रकृति को और नुकसान न पहुंचाएं.